गाइस, वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि नाटा का ब्रोशर आ चुका है एंड आप में से कोई भी आई डोंट थिंक ये वीडियो स्किप करने वाला है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है एंड कोई भी डिटेल आपकी गलती से भी मिस नहीं होनी चाहिए। तो इस वीडियो को ध्यान से देखो, पूरा एंड तक स्किप मत करना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली गाइज, इस बार जो आपका नाटा का एग्जाम है वो 2 फेजेस में होने वाला है, फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 जो है वो आपका होने वाला है फ्रॉम 4th अप्रैल 2026 तो जून 13th 2026, जो कि आपका मेन एग्जाम का ड्यूरेशन है। फेज 1 में आप 2 नाटा के अटेम्प्ट्स दे सकते हो, मैक्सिमम 2 ही दे सकते हो। लास्ट ईयर तक क्या था ना कि 3 अटेम्प्ट्स आप दे सकते थे, बट इस बार वो सिर्फ 2 हो चुका है। फेज 2 को तो आप इग्नोर ही करो, क्योंकि इट इज़ जस्ट फॉर वेकेंट सीट्स। इसका ये मतलब है कि एडमिशन प्रोसेस ज़्यादातर कॉलेजेस में बंद हो चुका होगा और जो सीट्स बच जाएंगी सिर्फ उनमें एडमिशन मिलेगा आपको फेज 2 के अपने स्कोर कार्ड से। ठीक है, तो फेज 2 है वो आपका अगस्त में है, अगस्त 7 और अगस्त 8 को होगा। तो ये बेसिकली सिर्फ उन बच्चों के लिए होने वाला है जो बहुत ही लेट डिसाइड करने वाले हैं कि हमें आर्किटेक्चर करना है और कोई ऑप्शन बचा नहीं होगा, तो अगस्त में एग्जाम देके वो किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। इट्स जस्ट दैट। तो मेन जो हम बात करेंगे वो ऑब्वियसली अपने फेज 1 की ही करेंगे। अब गाइस, काफ़ी साल से आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि नाटा एग्जाम फिक्स्ड डेट्स पे नहीं हो रहा है, तो इस बार भी वैसा ही है। अप्रैल 4 to जून 13 की ड्यूरेशन आई है और ये जो ड्यूरेशन है इसमें हर फ्राइडे एंड सैटरडे एग्जाम होगा बेसिकली। अभी इस पे भी हम आगे आएंगे, बट यहाँ पे और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी है, उसको हम पहले समझ लेते हैं। तो मेन यही है कि फेज़ 1 के लिए आपके पास 2 अटेम्प्ट्स है, लेकिन अगर आप फेज़ 2 दे रहे हो तो उसमें आपके पास सिर्फ 1 ही अटेम्प्ट होगा, क्योंकि सिर्फ 2 ही दिन एग्जाम हो रहा है बेसिकली। आप जो भी अटेम्प्ट दे रहे हो उसके आपको मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, जैसे कि हमेशा से मिलता है। बट एक चीज़ इसमें नई ऐड हुई है कि इवन अब नाटा एग्जाम में भी आपकी परसेंटाइल आने वाली है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी एक चीज़ है, बिकॉज इससे आपको पता चलेगा कि आप कितना आगे हो। पहले क्या होता था ना कि स्टूडेंट्स के मान लो किसी के 125 आए, 126 आए, अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं, क्योंकि थोड़ा सा मार्क्स ड्रॉप हो गया था, है ना। 125 126 भी बहुत अच्छे मार्क्स थे, जबकि अगर हम उससे पहले की बात करें तो 140 150 भी इतना अच्छा स्कोर नहीं था। तो बच्चों का मोटिवेशन काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाता था कि शायद हमने बहुत गंदा परफॉर्म करा है, हमारे तो सिर्फ 125 आए, जबकि लास्ट ईयर तो 170 था हाईएस्ट स्कोर। लेकिन परसेंटाइल आने की वजह से आपको एग्जैक्टली पता रहेगा कि आप कितने लोगों से आगे हो। अब परसेंटाइल बेसिकली आपका जून 13 के बाद आएगा, मतलब फेज 1 जब खत्म हो जाएगा ना, ऑब्वियसली जब सारे बच्चे एग्जाम दे देंगे, अपने दोनों अटेम्प्ट्स दे देंगे फेज 1 के, उसके बाद ही वो लोग परसेंटाइल आपको बताएंगे अपना। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ही फेज में अपीयर हो सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने एक अटेम्प्ट फेज 1 का दे दिया, एक अटेम्प्ट आपने फेज 2 का दे दिया, ऐसा नहीं है। आप या तो फेज 1 के लिए अपीयर करोगे या तो फेज 2 के लिए। तो ऑब्वियसली आप सभी लोग जो अपनी प्रिपरेशन करने वाले हो वो है आपका फेज 1। और मेन चीज़ तो ये है कि फेज 2 का कोई परसेंटाइल भी नहीं आएगा। जो 7th और 8th को एग्जाम होगा, अगर आप देते हो तो आपको सिर्फ अपने मार्क्स मिलेंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं और भी इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। अब गाइज, अगर लास्ट ईयर आप लोग 11th में थे और आपने नाटा का एग्जाम दिया है 2025 में बेसिकली, या फिर 12th में भी थे और एग्जाम दिया है और फिर ड्रॉप ले लिया है और एडमिशन आपने अगर किसी कॉलेज में नहीं दिया हुआ है, एंड इवन अगर आप नाटा 2026 में नहीं भी अपीयर कर रहे हो, मतलब सपोज आपने लास्ट ईयर एग्जाम दिया हुआ है, आप 11th में थे, 12th में थे, कुछ भी सिनेरियो हो सकता है, आपने कॉलेज में भी एडमिशन नहीं लिया, तो आपको फिर भी अपना परसेंटाइल स्कोर मिलेगा, बिकॉज आपका स्कोर वैलिड है। तो आपका जो कंपटीशन है वो इस साल के बच्चों के साथ तो वैलिड रहेगा ही, तो दैट इज़ वाई यू विल ऑल्सो गेट अ परसेंटाइल। बट ये चीज़ है कि इस बार भी बहुत सारे 11th के स्टूडेंट्स हैं जो ये सोच के चल रहे थे कि इस बार हम एग्ज़ाम दे पाएंगे, लेकिन अब ऑब्वियसली वो रूल चेंज हो चुका है। तो अब से इस साल से ये 2 साल तक जो वैलिड होने वाला सिस्टम था ना, वो नहीं रहने वाला है। तो अगर आप अभी 12th में आए हो 11th से, तो इस साल तो आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो, आपको नेक्स्ट ईयर ही देना पड़ेगा। एंड ये बहुत सही चीज़ भी है, पता है, बहुत ही आई डोंट नो इन्होंने सोचा नहीं या क्या हुआ, बट ये बहुत गलत चीज़ थी बेसिकली। अगर हम 2024 और 2025 ईयर की बात करें ना, तो हुआ क्या था कि 2024 में ना 140s 150s ये तो मतलब नॉर्मल स्कोर था, और हाईएस्ट जो गया था वो तो 170s में गया था। तो हुआ क्या कि अगर मान लो कोई 11th ग्रेड में है 2024 में, उसने एग्जाम दे दिया, उसके 140 आ गए, ठीक है, 140 आ गए,
बिना पढ़े हुए, बिना ज़्यादा मेहनत करे हुए। फिर 2025 में 12th में फाइनली उसके सिर्फ और सिर्फ 90 मार्क्स हैं या फिर मान लो 80 मार्क्स है पढ़ने के बाद भी, क्योंकि मार्क्स ड्रॉप हो गए है ना। 2025 में हाईएस्ट स्कोर पता है क्या था? 125, 126। दीज वर द हाईएस्ट स्कोर्स इन 2025, जिसमें कि सेप्ट में इजीली एडमिशन हुआ है। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि किसी के 80 नंबर आ रहे हैं तो वो अपने पिछले साल का स्कोर यूज़ करके आराम से एडमिशन ले लेगा। तो बेसिकली जिन्होंने 2024 में एग्जाम दिया था वो बहुत ही मतलब लकी हो गए और उन्होंने आराम से टॉप कॉलेज में एडमिशन ले लिया, क्योंकि इनका स्कोर भी वैलिड है और वो compete कर रहे हैं इनके साथ जिनके ऑलरेडी बहुत कम स्कोर्स हैं। तो ये तो उन्होंने यार सोचा नहीं होगा, गलती है, ये तो होना ही नहीं चाहिए था कि 2024 का एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल ही अलग था और उन स्टूडेंट्स के मार्क्स को आप एक साथ compete करवा रहे हो 2025 के स्टूडेंट्स के मार्क्स के साथ, जहाँ पे एग्जाम बहुत ज़्यादा टफ था। तो थैंक गॉड कि अब मतलब ये चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देख लो गाइस, कंफ्यूज मत हो ना, इन्होंने गलती करी है इसमें, तो ध्यान से देखो। यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट्स होल्डिंग अ वैलिड 2025 नाटा स्कोर में ऑल्सो अपीयर इन नाटा 2026। आपने लास्ट ईयर अगर दिया आप इस साल भी अपीयर कर सकते हो, लेकिन अगर आपने 2 अटेम्प्ट दे दिए, मतलब फेज 1 में 2 अटेम्प्ट है ना, अगर आपने दोनों दे दिए तो आपका लास्ट ईयर का स्कोर जो है वो इनवैलिड हो जाएगा, वैलिड नहीं होगा। मतलब मैक्सिमम आपके पास 2 ही अटेम्प्ट है देने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप इस टेबल में देखोगे तो यहाँ पे उन्होंने मिस प्रिंट कर दिया है बेसिकली फर्स्ट अटेम्प्ट। मतलब अगर आपने 1 अटेम्प्ट दिया है तो यहाँ पे इन्होंने ये लिख दिया है कि 2025 स्कोर विल बी रेंडर्ड इनवैलिड, जबकि ये मतलब गलत है। जो सही चीज़ है वो ये वाली है कि मतलब अगर आपने नाटा 2025 दे रखा है, ठीक है, तो उसमें आपका एक फाइनल स्कोर होगा, मतलब सपोज आपका 100 आ चुका है, ठीक है, और अगर आपने फेज़ 1 दिया, इसमें आपका आ गया मान लो 90, मतलब कम है, तो आपका फिर 100 ही होगा फाइनल स्कोर। आप इस स्कोर के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हो, तो आपकी जो परसेंटाइल आएगी वो फिर 100 नंबर के हिसाब से आएगी। इट्स बेसिकली लाइक दैट, ओके। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि पहले आप 1 अटेम्प्ट दो। अगर आपको लगता है कि आपका लास्ट ईयर का जो स्कोर है वो बहुत अच्छा है इन कंपैरिजन टू कि आपका पूरा प्रिपेयर करने के बाद जो आ रहा है फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो फिर आप सेकंड अटेम्प्ट मत देना। बट वही है कि 1 अटेम्प्ट भी आप तब दो जब आप अच्छे से प्रिपेयर करके दो, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई बस तुक्के में बैठ गए देने। अच्छे से प्रिपेयर करो, अपना बेस्ट प्रिपरेशन करो, फिर आप 1 अटेम्प्ट दो, देन यू कैन थिंक अबाउट व्हाट टू डू नेक्स्ट। यूजुअली ये होगा कि अगर आप प्रिपेयर करके दोगे ना तो आपका अच्छा स्कोर तो आएगा ही आएगा, ठीक है। एंड बहुत ऑब्वियस ही बात है, अगर आपने 2025 में एग्जाम दिया है लेकिन उस स्कोर से अगर आपने एडमिशन ले लिया है किसी कॉलेज में, तो फिर आप वो यूज़ नहीं कर सकते हो। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है कॉलेज में, मतलब 11th में थे या फिर आपने ड्रॉप ले लिया, तो फिर आपका वो वैलिड रहेगा। बेसिकली ये चीज़ तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दी है कि आपका फेज़ 1 होने के बाद आपका परसेंटाइल आएगा और जो आपका रॉ स्कोर आएगा, हाँ ये नहीं बताया मैंने, जो आपका रॉ स्कोर आएगा ना, आप जब भी एग्जाम दोगे उसके 7 डेज बाद आपका जो बेसिकली मार्क्स है वो आपको मिल जाएगा। बस आपका परसेंटाइल बिल्कुल फेज़ 1 के एंड में आएगा, और जो आपके मार्क्स हैं वो आपको 7 डेज के अंदर मिल जाएंगे। ये ब्रोशर में नहीं लिखा हुआ है, ये उनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है, ओके। और फेज़ 2 में आपको सिर्फ और सिर्फ अपने मार्क्स मिलेंगे, कोई परसेंटाइल नहीं आने वाली है। अब गाइज अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। जो क्वेश्चन लास्ट ईयर आ रहे थे, जैसा सिलेबस इन्होंने लास्ट ईयर दिया था, बिल्कुल वैसा ही सिलेबस और पैटर्न इन्होंने इस बार भी रखा है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। तो ये एक अच्छी बात है, बिकॉज अब थोड़ा टाइम हो गया है कि ये पैटर्न फॉलो हो रहा है ऑलमोस्ट, तो प्रिपरेशन हमें भी समझ आएगी कि कैसे करवानी। जब एकदम से चेंज होता है तो बहुत डिफिकल्ट होता है कि पता नहीं क्या देंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। बट जब एक बार पैटर्न फिक्स हो जाता है तो प्रिपरेशन करना और करवाना काफ़ी ईजी हो जाता है, तो आपके चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं कि हाँ अभी समझ हमें भी आ गया है कि ऐसे प्रिपेयर करवाना है, इससे बढ़िया मार्क्स आपके इजीली आ जाएंगे। तो फिर हम भी उसी तरीके से करवाते हैं और काफ़ी फिर अच्छे चांसेस आपके रहते हैं एग्जाम क्रैक करने के। जैसे जेई का तो ऑलमोस्ट 100% का ही हो गया है, राइट, कि जो भी ऑलमोस्ट ज्वाइन करता है, सारी क्लास अटेंड करता है, उसका तो 100% चांस रहता है जेई में कि एग्जाम क्रैक हो गया, क्योंकि पैटर्न बहुत साल से फिक्स्ड है। तो अगर नाटा का भी ऐसा हो गया कि पैटर्न एकदम फिक्स हो गया कुछ सालों तक, तो बहुत ही फिर बढ़िया प्रिपरेशन हो पाएगी होपफुली। बेसिकली अगर हम अपना पार्ट ए की बात करें तो आपका ड्राइंग का पार्ट होने वाला है, जिसके लिए आपको ऑब्वियसली शीट मिलेगी और आपका 3D मॉडल वाला क्वेश्चन रहेगा। अभी मैं उस पर भी आऊँगी। जो आपका ड्यूरेशन है वो आपका 90 मिनट्स का रहेगा, 80 मार्क्स का आपका रहेगा। अगर आप पार्ट बी की बात करो, ये आपका एप्टीट्यूड का पार्ट है, इसमें आपके MCQ और NCQ क्वेश्चन आएंगे, इस पर भी मैं अभी आऊँगी। इसमें भी आपको 90 मिनट्स मिलने वाला है, लेकिन आपको ईच क्वेश्चन के लिए सिर्फ 108 सेकेंड मिलेगा, जो कि काफ़ी टफ कर देता है एग्ज़ाम को, है ना। अगर टाइम लिमिट नहीं होता है तो फिर भी
चीज़ें ईजी होती है, पर जब टाइम लिमिट होता है और कोई कैलकुलेशन का क्वेश्चन आ गया तो फिर वो काफ़ी टफ हो जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि एक क्वेश्चन आपको सिर्फ 108 सेकंड के लिए दिखेगा और फिर वो चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका होने वाला है टोटल 120 मार्क्स का। बेसिकली एमसीक्यू तो आप सभी को पता ही है, 4 ऑप्शन है, उसमें से कोई एक करेक्ट है, जो करेक्ट है उसको टिक करो या मार्क करो, जो भी। और जो एमसीक्यू है वो आपका नो चॉइस क्वेश्चंस है, ठीक है। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि आपके 42 तो एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, ठीक है। एमसीक्यू आपके होंगे 42, और जो आपका एनसीयू क्वेश्चन है, नो चॉइस क्वेश्चन, जिसमें कि आपको अपना आंसर टाइप करना रहता है, ठीक है। तो यह आपका जेई में भी ऐसे ही आता है, राइट। जो मैथ्स पार्ट है उसमें आता है कि आपको सॉल्व करना है, जो भी करेक्ट आंसर होगा वो आपको टाइप करना है। तो इसमें भी ऐसे ही रहेगा, मोस्टली मैथ्स के क्वेश्चन रहते हैं, आपको सॉल्व करना है और जो भी आपका करेक्ट आंसर है 1 2 3 4 या वट एवर इज द करेक्ट आंसर, वो आपको टाइप करना रहेगा, ठीक है। तो ये भी आपको बहुत ध्यान से टाइप करना है, कुछ भी आपको उल्टा सीधा टाइप नहीं करना है। मतलब काफ़ी लोग जैसे आंसर है 1 तो टाइप करेंगे 1 सेंटीमीटर समथिंग समथिंग, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। जो सिंगल डिजिट का आंसर आ रहा है उतना ही टाइप करो, क्योंकि वो प्री फीडेड होता है। अगर आपने जो फीड उन्होंने किया हुआ है उससे कुछ भी अलग टाइप करा तो आपका ऑटोमेटिकली उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी हम बाद में डिस्कस करेंगे इन आर अपकमिंग वीडियोज़। तो टोटल आपके 50 क्वेश्चन हो गए, कंप्राइजिंग 120 मार्क्स। ये आपका एप्टीट्यूड का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम ड्राइंग के पार्ट की बात करें तो आपके 3 क्वेश्चन होने वाले हैं। क्वेश्चन 1 आपका होने वाला है कॉम्पोजिशन एंड कलर, जिसमें कि आपको जो भी बनाने के लिए दिया जाएगा उसमें आपको कलर करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्केचिंग एंड कॉम्पोजिशन, जिसमें आपको जो भी बनाने के लिए दिया जाएगा उसमें आपको कलर नहीं करना है, आपको बेसिकली ब्लैक एंड व्हाइट में बनाना है, जिसके लिए आपको मिलने वाले हैं 25 मार्क्स, जो कि अगेन ये दोनों ही क्वेश्चन आपके 25 मार्क्स ईच के होने वाले हैं। अब इसमें क्या आता है, कैसा आता है, लास्ट ईयर्स में क्या ड्राइंग के क्वेश्चंस आए हैं, सब चीज़ पे बात करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, जो कि डिटेल्ड सिलेबस वीडियो होने वाला है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, कर लो, ठीक है, सेफ रहोगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। और अगर हम अपने थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो वो हमारा आने वाला है 3D मॉडल वाला क्वेश्चन, जिसके लिए आपको फॉर्म शेप्स मिलते हैं और फिर आपको एक 3D मॉडल बनाना होता है। वो आपका ज़्यादा मार्क्स होता है, 30 मार्क्स का है, ठीक है। तो डिटेल सिलेबस हम ऑब्वियसली बात करेंगे, मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि लास्ट ईयर्स में क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, एप्टीट्यूड में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हम पूरा अच्छे से सिलेबस के बारे में ना बात करेंगे, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। अब बेसिकली गाइस, जिन लोगों को नहीं पता है तो नाटा एग्जाम ना अब एक अडेप्टिव एग्जाम हो चुका है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही रीज़न है कि 2024 में इतना हाई गया था स्कोर 170 तक, 2025 में सीधा 125 चला गया हाईएस्ट स्कोर। तो उसका रीज़न यही है, अडेप्टिव। ये ऑब्वियसली चीज़ों को टफ करता है और वो जो 108 सेकंड वाला है वो चीज़ों को टफ करता है। तो इसमें होता क्या है ना अडेप्टिव में, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आया, आपने उसको सही किया, सेकंड क्वेश्चन आया उसको भी सही किया, थर्ड आया उसको भी सही किया, तो आपका जो फोर्थ क्वेश्चन आएगा या जो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे वो फिर टफ आते जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आया आप नहीं कर पाए, सेकंड आप नहीं कर पाए, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो इजी आएगा। फिर अगर आपने वो कर लिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा टफ आएगा। तो आप कितना कर पा रहे हो उसके हिसाब से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, जिसका ये मतलब है कि कोई फिक्स्ड पेपर नहीं होने वाला है नाटा एग्जाम में, हर किसी को अलग पेपर मिलेगा। और दैट इज़ वाई हमारे पास प्रीवियस ईयर पेपर्स भी नहीं है नाटा एग्जाम के, जिसकी वजह से नाटा एग्जाम का प्रिपरेशन खुद से करना तो और ट्रिकी रहता है। क्योंकि अगर हमारे पास ही नहीं है पीवाईक्यू तो किसी के पास नहीं, क्योंकि पीवाईक्यू हो ही नहीं सकता, क्योंकि पीवाईक्यू है ही नहीं। बेसिकली हर किसी को अलग क्वेश्चंस मिल रहे हैं, किसी को मैथ ज़्यादा मिलता है, किसी को एप्टीट्यूड ज़्यादा मिलता है, किसी को जीके ज़्यादा मिलता है, तो बिल्कुल वो हर किसी का अलग मिल रहा है, ठीक है। ड्राइंग के ऑल दो हमारे पास क्वेश्चंस हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स जैसे एग्जाम लिख के आते हैं हम उनसे पूछ लेते हैं और लिस्ट बना लेते हैं, तो हमारे पास ड्राइंग के सारे क्वेश्चंस हैं, पर एप्टीट्यूड का हमारे पास नहीं है। बट ऑब्वियसली वी हैव ऑल्सो गिवन द एग्जाम, लाइक टीचर्स हैव गिवन द एग्जाम फ्रॉम SSAC, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और उसको कैसे करना है। क्योंकि अगर हमें ही नहीं पता होगा कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हम प्रिपेयर कैसे करवाएंगे। तो इसीलिए हमने ऑलरेडी लास्ट ईयर भी और लास्ट टू लास्ट ईयर भी जाके एग्जाम दिया है खुद से, सिर्फ देखने के लिए कि प्रिपेयर कैसे करवाना है, और उसका जो बेनिफिट है वो तो ऑब्वियसली हमारे रिजल्ट्स में ही पता चलता है। एग्जाम आपका इंग्लिश हिंदी दोनों में होने वाला है, तो ये भी एक चीज़ है। और उसके बाद जो है यहाँ पे लिखा हुआ वो है कि पूरा का पूरा सिलेबस क्या है, ठीक है। तो अगेन मैंने आपको बताई दिया कि सिलेबस के बारे में हम दूसरी वीडियो में बात करते हैं डिटेल में, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। ये जो लिखा हुआ है वैसे भी ये देखो क्या लिखा हुआ है, क्या मतलब है इसका, लॉजिकल डेरिवेशन,
क्या है ये सब, कुछ समझ नहीं आता, क्या पढ़ना, डिज़ाइन सेंटर क्या है इसका मतलब, है ना। तो अगर आप ऐसे पढ़ोगे ना तो आपको तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि जो ये सिलेबस देते हैं वो किसी काम का नहीं होता। तो सिलेबस मैं आपको बताऊंगी, बिकॉज हमने अपना कस्टम सिलेबस बनाया है। जैसे कि आपको पता है कि हमने एग्जाम दिया है, तो हमें पता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो फिर इसीलिए हमें पता है कि कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है। हम अपना पूरा कस्टमाइज्ड बनाते हैं सिलेबस, इवन फॉर जेई वी डू द सेम थिंग, और फिर हो पाती है प्रिपरेशन। बिकॉज इससे कौन प्रिपरेशन कर सकता है, ये कौन सा सिलेबस हुआ, ठीक है, तो इसको छोड़ दो। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए अगर आपको नाटा एग्जाम देना है। तो एलिजिबिलिटी तो ऑलमोस्ट सेम ही है, इसमें तो कोई फ़र्क है नहीं लास्ट ईयर से, वही है आपका 12+2 होना चाहिए। अब ये यहाँ से हट गया है, हाँ पहले के जो ब्रोशर में था तो उन्होंने 10+1 का भी कर दिया था कि चलो 11 की भी दे दो, बट अब उन्होंने थैंक गॉड हटा दिया है, बिकॉज मैंने आपको बताया कि इससे बहुत अनफेयर हो गया था, बहुत अनफेयर हो गया था, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा कि यार काश हम भी दे देते 11th में, हम तो प्रिपेयर कर रहे थे, पर तुम सच में बहुत ही ज़्यादा खुश होने चाहिए, क्योंकि आप जब 12th में जाते और सोचो कि आपके साथ कुछ अनफेयर हो जाता तो बहुत गलत है, ठीक है, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। आपको इस चीज़ से खुश होना चाहिए। थैंक गॉड इन्होंने ये हटा दिया, ये इनकी मिस्टेक थी, ये इनको हटाना ही था। मतलब इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं थी कि ये हटेगा कि नहीं हटेगा, ये हटना ही था, क्योंकि ये इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, जिसकी वजह से ना हमने आज ही एक स्टूडेंट से बात करी जो कि सेप्ट में है, और उसने बोला है कि मैम ज़्यादातर बच्चे तो वही हैं जिनके मतलब 11th में उन्होंने एग्ज़ाम दे दिया था, उनके ऑलरेडी अच्छे आ गए तो उन्होंने आके एडमिशन ले लिया। तो तुम ये सोचो कि स्टूडेंट्स जो इतनी मेहनत कर रहे हैं 2025 में, ठीक है, उनके इतने मुश्किल से अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, और जो स्टूडेंट्स जिन्होंने इतनी मेहनत भी नहीं की थी, ठीक है, उन्होंने हंसी मजाक में एग्ज़ाम दे दिया, उनके अच्छे आए तो उनको मिल गया सेप्ट में। भाई बहुत बहुत ही मतलब गंदी बात है, ये गंदी बात। एंड ये भी सेम ही है लास्ट ईयर जैसा कि आपका जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो फिजिक्स एंड मैथ्स कंपलसरी है। इसके अलावा आपके पास केमिस्ट्री हो, बायो हो, कंप्यूटर साइंस हो, या कोई भी सब्जेक्ट हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हाँ, आपके कम से कम तो 45% तो होने ही चाहिए। इससे अगर आपके कम है तो आप आर्किटेक्चर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इससे कम तो वैसे भी नहीं होने चाहिए, और 45% से कम तो वैसे भी बहुत ही कम ही लोगों के आते होंगे। तो हाँ यार, इतने तो होने चाहिए तुम्हारे, ठीक है। अब अगर हम रिजर्वेशन की बात करें तो एज सच कोई रिजर्वेशन है नहीं। बेसिकली जो आप एडमिशन लोगे ना, स्टेट काउंसलिंग से लोगे या डायरेक्ट ले रहे हो किसी प्राइवेट कॉलेज में, तो उनके रूल्स के हिसाब से ही है, ठीक है। तो इसमें नाटा का कोई रोल आता नहीं है। जो कॉलेज है वो अपने हिसाब से एडमिशन लेगा, जो प्राइवेट कॉलेज है। जो स्टेट काउंसलिंग है उनके अपने रूल्स है, हर स्टेट के अलग रूल्स हैं। और इस बार तो ऐसा भी है कि हो सकता है स्टेट काउंसलिंग वाले आपके नाटा के मार्क्स ले कंसिडर करें, हो सकता है कि वो आपका नाटक का परसेंटाइल कंसिडर करें, लेकिन वो आपके बोर्ड्स के मार्क्स तो जहाँ तक है कंसिडर करेंगे, तो मेरिट मार्क्स के बेसिस पे होगा एडमिशन। तो परसेंटाइल का एज सच कोई यूज़ नहीं है। इस जैसे आपको आइडिया लगेगा कि आप दूसरे लोगों से कितना आगे हो, अदरवाइज जो आपका एडमिशन होगा तो सेम ही हो रहा है, आपके मार्क्स प्लस बोर्ड्स के मार्क्स, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। बट मेन यही होता है कि जैसे लास्ट ईयर भी हमारे जो स्कोर्स थे ना, हमारे क्या मतलब, वो तो ऑल ओवर इंडिया ही है कि बहुत ही कम स्कोर्स में सेप्ट में या टॉप कॉलेजेस में एडमिशन हुआ है, ठीक है। बल्कि हमने आज ही पूछा था एक स्टूडेंट से, क्योंकि हमें उसके बोर्ड्स के मार्क्स नहीं पता थे, तो उसके नाटा में 116 थे, और जब हमने पूछा तो उसने बोला कि उसके 95 थे बोर्ड्स में, तो उसका एडमिशन सेप्ट में हो गया। तो आप खुद सोचो कि 116 जिसके लास्ट ईयर नाटा में आए हैं उनके हुए, तो मतलब बेसिकली 110 से ऊपर आप मान लो कि टॉप स्कोर्स थे, और 110 से ऊपर तो बहुत ही सारे बच्चों के आए थे। आई थिंक अराउंड 1/4 बच्चों के 1/10 से ऊपर थे, अगर हम लोग बात करें SSAC के लास्ट ईयर के नाटा रिजल्ट की। तो गाइज, अगर तुम्हें रियली में नाटा एग्जाम क्रैक करना है और प्रिपेयर करना है विद SSAC, तो आई वुड से कि तुम एक बार डेमो क्लास आके ज़रूर देखो, बिकॉज बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बोल रही हूँ, हाँ इतने अच्छे रिजल्ट्स है जो तुम्हें पता है, तुमने इंटरव्यूज़ भी सुने होंगे बच्चों के, तुमने काफ़ी कुछ देखा होगा अगर तुम हमारे चैनल को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हो तो। लेकिन जब बात आती है कि यार एक्चुअली प्रिपरेशन करना है, तो बहुत बच्चे मतलब आलस खा जाते हैं कि चलो यार छोड़ो, कौन जाएगा डेमो क्लास, कौन इतनी मेहनत करे। बट बस कुछ दिनों की मेहनत की बात है, उसके बाद तुम ही अच्छे कॉलेज में होगे। अब तुम खुद सोचो, तुम्हारे पास पोटेंशियल है, तुम कर सकते हो, तुम नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, तुम्हें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो देखो, ऐसा नहीं कि तुम लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, है ना। तुम अच्छे कॉलेज में जाओ नहीं जाओ, देखो ऑनेस्ट बात तो यही है कि तुम सक्सेसफुल हो जाओगे मेहनत करके, है ना। पर आगे जाके मेहनत करने से अच्छा है अभी मेहनत करना, ये तो 100% मैं कह रही हूँ, ठीक है। बहुत तुम्हारी एज हो जाएगी जब, तो इतना जोश ज़्यादातर लोगों में नहीं रहता है कि इतनी मेहनत करें, तो वो
डिफ़िकल्ट पाथ है ज़्यादा, इससे ईजी पाथ है अभी प्रिपेयर करना। सक्सेसफुल तो तुम हो गए ही होगे, लेकिन अगर तुम्हें मौका मिल रहा है तो तुम उसको छोड़ क्यों रहे हो, ठीक है। तो आई विल जस्ट रिकमेंड यू, बाकी तो तुम्हारा ही कॉल है। तुम हमारी वेबसाइट पे जाओ, बुक अ फ्री डेमो क्लास का ऑप्शन सामने ही आ रहा है, रजिस्टर करो और आज ही एक डेमो क्लास बुक करो अपने लिए, करके देखो। क्योंकि जब तक पढ़ोगे नहीं ना, तब तक सिर्फ सोचते रहोगे कि कैसे मेरे रिजल्ट आए, कैसे मैं करूँ। जो भी बच्चे सेल्फ प्रिपरेशन की सोच रहे हैं, बहुत मुश्किल है आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जाम में। तुम्हें बुरा लगे, तुम्हें अच्छा लगे, बट दैट इज़ द ट्रूथ। बहुत मुश्किल है आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जाम बिना गाइडेंस के क्रैक करना, टॉप स्कोर्स लाना, फुल स्टॉप। तो गाइडेंस तो तुम्हें लेनी ही पड़ेगी, अब तुम जहाँ से भी लो। यूट्यूब पे तो ऑब्वियसली हम प्रोवाइड करते ही हैं फ्री कंटेंट, लेकिन द थिंग इज़ कि जब तक 2 साइडेड इंटरेक्शन नहीं होता है ना, कि यार हम भी बोल रहे हो, तुम भी डाउट्स पूछ रहे हो, अपनी ड्राइंग्स दिखाओ, करेक्शंस डिस्कस करो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और उसी से बेसिकली तुम्हारा प्रिपरेशन अच्छे लेवल पे जा पाएगा। और अगर तुम इन्वेस्टमेंट की भी बात कर रहे हो, तो यार एक बार तुम अच्छे कॉलेज में चले गए, एक बार तुम्हें अच्छी एजुकेशन मिल गई, तुम इतने अच्छे टीचर्स से पढ़ लिए हो, तुम खुद भी इतने इन्फॉर्म्ड, इतने एजुकेटेड हो चुके हो, तब भी तुम पैसे नहीं कमा पाओगे आगे जाके, तो फिर कैसे कमा पाओगे, ठीक है। तो ये जो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट होने वाली है कोचिंग की, ये तो तुम्हें एक दिन में वापस मिल जाएगी आगे जाके। लेकिन वही है कि, और ये भी है कि अगर आप किसी कॉलेज में चले जाते हो आर्किटेक्चर के, और इतने पैसे तो आपके ऑलरेडी कॉलेज में भी खर्च होने हैं, तो इससे बेटर है कि किसी अच्छे कॉलेज पे पैसे खर्च कर लो, बिकॉज आर्किटेक्चर इज़ एन एक्सपेंसिव कोर्स। चाहे आप कोई भी कॉलेज ले लो, फीस तो अच्छी खासी सारे ही कॉलेजेस की है। तो इतने पैसे जब खर्च कर ही लो अपनी डिग्री के लिए, तो अच्छी जगह से खर्च कर लो, मतलब बेसिकली, ठीक है। तो गाइस, मैं तुमसे फ्री डेमो क्लास में मिलूंगी, एंड इतने भी लेजी मत बनो, ठीक है। करो फ्री डेमो क्लास। चलो, इसके बाद तो बस आपका एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह लिखा है, और फिल कैसे करना है फॉर्म को, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। फीस वगैरह आपकी मेंशन है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप एक बार खुद से भी ये जो पूरा ब्रोशर है ना, इसको पढ़ो। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए जो आपका मिस हो गया हो। मेजर तो मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है, जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं सारी की सारी आपको पता चली गई हैं, है ना। वैलिडिटी भी आपको पता चल गया है कि इस बार सिर्फ इसी ईयर तक वैलिड है, तो 2 साल वाला वो सिस्टम ही हट गया है। तो बेसिकली ये सब चीज़ें हैं जो कि मेन है। खुद से एक बार पढ़ लोगे तो क्या होगा कि एक खुद की भी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। और जो लोग ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं कि यार हम तो स्कूल में अच्छा नहीं करते हैं, हमारा तो शायद नहीं हो पाएगा क्रैक, हम तो चलो बस क्वालिफाई हो जाते हैं। अच्छा हाँ, क्वालिफाई से याद आया, इस बार नाटा में कोई क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं है ना। हर साल क्वालिफाइंग होता था कि यार कम से कम आपको ड्राइंग में 20 चाहिए ओवरऑल, और क्वालिफाइंग मार्क्स ही हटा दिया, क्वालिफाइंग मार्क्स ही नहीं है, ठीक है। तो भाई थोड़ा ये भी है एक चीज़। तो मैं क्या बोल रही थी कि अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट रहते हो, तो यार आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जाम्स स्कूल के स्टडीज़ से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। तो आप बिल्कुल भी अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि इसमें आप कितना अच्छा कर पाओगे। बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही ज़्यादा, बल्कि आपने ऐसा कुछ पढ़ा भी नहीं होगा कभी स्कूल में। तो इसीलिए अगर तुम अंडर कॉन्फिडेंट हो इस वजह से, तो भाई उस बबल से बाहर निकलो, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनके स्कूल में कम भी रहते हैं परसेंटेज, वो नाटा जेईई एग्जाम में काफ़ी अच्छा कर लेते हैं। बाकी अगर तुम लोगों को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो कॉमेंट सेक्शन में लिख दो। ऑब्वियसली मैं पढ़ती सारे कॉमेंट्स हूँ, और जो भी मेजर क्वेश्चन होते हैं, डाउट्स होते हैं, उन पर तो हम वीडियो बनाते ही रहते हैं। तो सब क्लैरिटी तो आपको मिल ही जाती है वीडियोज़ के थ्रू। पर बस ये है कि बेल आइकन प्रेस करके रखना, क्योंकि वीडियोस कई बार मिस हो जाती है और कोई इंपॉर्टेंट अपडेट हो सकता है मिस हो जाए, तो वो नहीं होना चाहिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और डेमो क्लास अगर बुक कर लिया है तो डेमो क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।